चीन ने जिसका भी सगा बना उसको जरूर ठगा है। चीन के कारण सबसे ज़्यादा कंगाल की स्थिति में देखिएगा तो इन्होंने वैसे राष्ट्रों को सबसे ज़्यादा कंगाल बनाया जिन्होंने चीन के जो नीति थी, चीन की नीति को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया या चीन की नीतियों के साथ उन्होंने अपने आप को सक्रियता दिखाया, आकर्षित हुआ तथा जुड़ गया। आज के डेट में देखेंगे तो चीन ने सबको कंगाल कर दिया और ख़ास तौर पे भी आप देख सकते हैं, चाहे बांग्लादेश, जिस तरह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और बांग्लादेश की स्थिति जो अभी ध्वस्त हो चुका है, ठीक उसी प्रकार आज पाकिस्तान के हालात आप देख सकते हैं। आप अफगानिस्तान में भी अभी इसकी पहुंच देख रहे हैं। बगल में आपने श्रीलंका के तो ऑलरेडी देखा ही है। श्रीलंका को तो इन्होंने ऐसी स्थिति में छोड़ कर दिया, जब श्रीलंका में नई सरकार बनी, श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। वही हालात आपने ऑलरेडी फिर आपने बांग्लादेश में भी देखा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। वहाँ पर भी स्थितियाँ ऐसी पर्दा कर दी। पाकिस्तान की हालात आप देख रहे हैं कि बेचारा कटोरा लेके पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है, फिर भी कोई उसे भीख देने को तैयार नहीं है। मालदीव के इतिहास भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है कि मालदीव में इन्होंने क्या किया। तो मोटा मोटी तौर पर देखेंगे तो जिस तरह से दक्षिण एशिया में चीन अपने जो उसका लोन ट्रैप जो नीति है, इसके माध्यम से जैसे जैसे वो अन्य राष्ट्रों के बीच में पहुंच रहा है, दक्षिण एशिया के 8 देशों में से लगभग देखिएगा तो 5 देशों को उन्होंने कंगाल की स्थिति में खड़ा कर दिया है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो राष्ट्र ने इसके स्थिति में, जो इसकी गतिविधियों में, इसकी नीतियों में अपने आप को संलिप्त हुए, उनके पास आज बोलती बंद है। उनके पास किसी भी प्रकार के कोई शब्द नहीं है कि वह करे तो क्या करे। तो आज बात करेंगे कि चीन के चक्कर में पाकिस्तान समेत 5 देश कैसे कंगाल और बर्बाद हो गए, और उसके बावजूद भी ये सारे राष्ट्रों को आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम करें क्या करें। वहीं भारत आज तक ऐसे चीन की नीतियों से कैसे बचते आ रहा है, ये सारी चीज़ों का आज हम डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों। तो अब हम लोग पहले देखते हैं कि दक्षिण एशिया में देखिएगा तो दक्षिण एशिया में कुल हमारे 8 देश आ जाते हैं। और 8 देशों में दक्षिण एशिया में 5 देश तो ऐसे हैं जिसकी इकोनॉमिक देखेंगे तो इकोनॉमिक क्राइसिस कर दिया है 5 कंट्री का चीन ने। और जिसमें चाहे श्रीलंका हो, मालदीव हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ साथ नेपाल के जो इतिहास है, जो हिस्ट्री अभी है, ये सबसे बदतर स्थिति में चीन के कारण चला गया है। तो रणनीतिक निवेश और उच्च ब्याज दर वाले लोन और बड़े पैमाने पर जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से जिस तरह से दक्षिण एशिया में चीन की अपनी प्रभाव बढ़ रही है, यह अन्य देशों के आर्थिक और राजनीतिक तौर पर कमजोर करने में कोई कसर जो है चीन नहीं छोड़ पा रहा है। बांग्लादेश में अब इतिहास और बांग्लादेश के यदि हम हालातों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह से अराजकता का माहौल बना हुआ है। हिंसक विद्रोह हो रहे हैं। जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी पर आए दिन घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। खासतौर पर हिंदू जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरे में है। बढ़ती कट्टरता के चक्कर में आज देख सकते हैं कि चपेट में किस तरह से बांग्लादेश आ चुका है। वहाँ तक कि अंतरिम जो सरकार कंट्रोल करने में भी असमर्थ हो चुकी है अब, और सेना ने अपने संकट की चेतावनी तक दे चुकी है। महंगाई इतना ज़्यादा हो चुका है साहब, बांग्लादेश में निवेश बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं। और वित्त वर्ष 2025 के लिए विकास दर उसका मात्र 3.3 से लेकर 3.9% तक गिर चुका है। अर्थव्यवस्था इतनी अभी अभी अर्थव्यवस्था की हालात जो है बस चल रही है, लेकिन बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। तो ये जो हुआ, तो आज देखेंगे कि बांग्लादेश से शेख हसीना को छोड़ना पड़ा, बहुत सारे महाराष्ट्रों को छोड़े तो आगजनी, लूट, हिंसा, बांग्लादेश में अराजकता, बांग्लादेश की सरकार के साथ बगावत, ये सारे जो है चीन के कारण ही हुए हैं। लेकिन अभी भी कुछ देश जो है चीन की गोद में बैठने को तैयार है, जैसे हमारा बगल वाला पड़ोसी पाकिस्तान। श्रीलंका की हालात पर यदि हम ध्यान दें तो देख सकते हैं श्रीलंका की इकोनॉमी मामूली ग्रोथ अनुमान के बाद भी उच्च गरीबी वहाँ पर बनी हुई है। महंगाई और ख़राब उसकी मुद्रास्फीति, मुद्रा की जो स्थिति है वो आज भी समस्याओं से जूझ रहा है। 2022 में सभी को पता है कि बाहरी कर्ज का भुगतान नहीं कर पा रहा था श्रीलंका, जहाँ पर भारत ने काफ़ी इसको मदद की। यहाँ तक कि IMF से लोन दिलाने में भी भारत की मदद रही है। और अभी भी इसका आधा से अधिक जो है विदेशी लोन चीन के देना बाकी है। आज भी चीन का बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लोन है। यहाँ तक कि आपने हम्बनटोटा बंदरगाह को देखिएगा तो चीन जो है 99 साल के लिए लीज पर ले चुका है। तो देश की मुख्य परियोजनाओं से इसे सीमित लाभ आज तक मिल चुका है, और लोन चुकाना इसके लिए आज भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं परेशानी का सबब बना हुआ है। तो आप श्रीलंका की हालात देख सकते हैं। यदि हम मालदीव की बात करें तो मालदीव में देखेंगे GDP ग्रोथ रेट जो है वो लगभग 6.4% रहने की भी उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन मालदीव के कुल यदि हम बात करें तो मालदीव के कुल लोन का लगभग 20% जो है वो चीन का है। तो देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर वहाँ पर बढ़ा हुआ है। पर्यटन ही उसके अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं मजबूत करता है।
और कोई भी बाहरी जो झटका होता है संतुलन को इसको बिगाड़ सकता है। तो आज मालदीव चीन एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्यापार घाटे को भी बढ़ा सकता है और स्थानीय उद्योगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अब चीन वहां पर पहुंच चुकी है और मालदीव भी कंगाल के कगार पर आने वाला है। वहीं यदि हम अपना पाकिस्तान को देखें, पड़ोसी पाकिस्तान को, तो इसकी तो देख सकते हैं इस कटोरा लेके भीख मांग रहा है, माइनस में अभी पाकिस्तान चला गया है, फिर भी वो भारत से युद्ध लड़ने को एटम बम का चेतावनी देता है। आज देखेंगे तो पाकिस्तान को कंगाल की स्थिति में जो लाया गया है कोई दूसरा नहीं, बल्कि इसको इस कंगाल की स्थिति में लाने वाला चीन ही है। और इस देश के प्रति व्यक्ति जो जीडीपी भी, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका से भी बहुत कम हो चुका है। यह राजनीतिक रूप से अस्थिर स्थिति यहाँ पर बना हुआ है, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ रही है और वित्तीय आधार तो इतनी कमज़ोर हो चुके हैं जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, इतना चिंताजनक बनाया हुआ। सीपीसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी जो कॉरिडोर है, इसके जरिए चीन से मिले जो भी कर्ज है उसे बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने में लगा रहा है, लेकिन साथ ही कर्ज भी काफ़ी उस पर बढ़ रही है और जोखिम पैदा भी हो रहे हैं। तो निवेशकों का भरोसा अब जो है पाकिस्तान से कहीं ना कहीं उठना शुरू हो गया है, कमज़ोर होता जा रहा है। और यही कारण है कि बलूचिस्तान देखेंगे, मुजफ्फराबाद जैसे इलाका देखेंगे, तो ये सारे क्षेत्रों में पाकिस्तान का खूब जो है विरोध होना शुरू हो गई है। अफ़गानिस्तान और नेपाल पर यदि हम नज़र डालें तो अफ़गानिस्तान में भी आपकी स्थिति को पता ही है, सबने जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में क्या हुआ था। तो अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था अलग थलग जो है आज बना हुआ है, सहायता पर इसकी भी अर्थव्यवस्था निर्भर हो चुकी है। इस देश में भी गरीबी जो है चरम सीमा पर आ चुकी है। क्यों? और चीनी भागीदारी सीमित और धीमी वहाँ पर है। जबकि नेपाल की हालात भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कागज़ पर स्थिर एक तरह से देख सकते हैं, क्योंकि चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे और चीन सपोर्टी बुनियादी ढांचे जो हैं, ये बढ़ती निर्भरता को कहीं न कहीं सामना कर रहा है और आज कह सकते हैं ये भी चीन के कारण ही कहीं न कहीं बर्बाद हो रहा है। यही कारण है कि आज आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरता भी बढ़ रही है। पुनः वहाँ पर कह सकते हैं कि जो पुराना राजतंत्र था, उस राजतंत्र को वहाँ पर स्थापित करने की बात हो रही है। दूसरी बात देखेंगे, वहाँ के सरकार के भी अगेंस्ट लोग खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि जब से हमने चीन के परोक्ष में आ गए, चीन के कह सकते हैं कि संपर्क में आए हैं, तब से जो है नेपाल की जो इकोनॉमी है, नेपाल की जो व्यापार गतिविधियां हैं, सारे के सारे कहीं न कहीं एक चिंताजनक स्थिति से गुजर रहे हैं। तो ये हालात हुआ पाकिस्तान, चीन, मालदीव, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, ये सारे वही राष्ट्र हैं जहाँ पर चीन को इन्होंने जगह दिया और चीन ने सभी को अंदर से जो है खोखला कर चुका है। और ये सारे राष्ट्र आज कटोरा लेकर भीख मांगने को भी मजबूर है, लेकिन कोई देश नहीं दे रहा है। इसीलिए मैं कहा कि चीन की कोई ऐसा इसका अपना नहीं जिससे इन्होंने ठगा नहीं हो, जिसे इन्होंने धोखा नहीं दिया हो। और एक ऐसा राष्ट्र, सोचने वाली बात है चीन, जहाँ पर बौद्ध धर्म है, अहिंसा परमो धर्म की बात है, दर्द दुख देने की नहीं हमारी बात होती है। इनकी शिक्षा नीति कुछ अलग है, लेकिन इसकी नीति जो अपनी सरकार की जो नीति है, कम्युनिस्टिक जो नीति है, यह कहीं न कहीं पूरी दुनिया को खतरे में डालने वाली नीति है।